हेलो एवरीवन। ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मिनरल इकोनॉमिक्स। मिनरल इकोनॉमिक्स अगर आप गेट का सिलेबस ओपन करके देखोगे तो वो सेक्शन 6 में है और उसका फर्स्ट टॉपिक ही है। सो मिनरल इकोनॉमिक्स का सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स हैं: मिनरल रिसोर्स क्लासिफिकेशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, माइन वैल्यूएशन एंड मिनरल टैक्सेशन। ये कुछ टॉपिक्स ही हैं जो अपन को मिनरल इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इनिशियली मैंने मिनरल इकोनॉमिक्स ही क्यों स्टार्ट किया, इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो बेस है जिस पे कोई भी इंडस्ट्री बनती है, बिगड़ती है या चलती है, या कोई भी बिज़नेस। लेट्स से माइनिंग इंडस्ट्री भी एक बिज़नेस है जिसमें अपन ओर एक्सट्रैक्शन पे डील करते हैं। लेट्स से अगर अपन को ओर एक्सट्रैक्शन में लॉस हो रहा है तो अपन माइनिंग ही बंद कर देंगे या माइनिंग करेंगे ही नहीं। सो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स ही जो है ड्राइविंग फैक्टर है। इकोनॉमिक्स ही ड्राइविंग फैक्टर है माइनिंग इंडस्ट्री का। ओके, ये पहला पॉइंट मैंने बताया। सेकंड चीज़, किसी भी काम को करने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला रीज़न और दूसरा वो काम। अगर अपन माइनिंग कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है? मेन रीज़न है प्रॉफिट। अगर वर्क क्या हो गया यहाँ पास, माइनिंग इज़ द वर्क। ये बेस है हर टॉपिक का। कैसे बेस है? क्योंकि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी काम, कोई भी चीज़ का एक रीज़न होता है और वो रीज़न ही कॉन्सेप्ट बनाता है। जैसे कोई फार्मूला है, वो फार्मूला ऐसे ही तो नहीं आ गया। उस फार्मूले के पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं रीजंस इन्वॉल्व है। तो वो रीज़न ही हमारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ पास मैं स्टार्टिंग में एक बिगर पिक्चर ड्रॉ करना चाहूँगा पूरे माइनिंग इंडस्ट्री का। और मेरा पढ़ाने का अप्रोच बॉटम टू टॉप नहीं है, टॉप टू बॉटम है। मींस मैं पहला एक बड़ा पिक्चर दे दूंगा सारी चीज़ का, और वो बेसिक चीज़ें जो हर चीज़ में इन्वॉल्व है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर चीज़ में इन्वॉल्व है, वो देने का ट्राई करूँगा। सो अगर अपन को मिनरल इकोनॉमिक्स का एक बिगर पिक्चर ड्रॉ करना है तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इकोनॉमिक्स इज़। सो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये है: इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस दैट स्टडीज़ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पास कुछ शब्दों पे मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? स्टडीज़। इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स मतलब एक साइंस है जो स्टडी करता है प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और कंजम्पशन को। किस चीज़ का? गुड्स का और सर्विसेज का। यहाँ पास अपन डील कर रहे हैं गुड्स से। गुड्स इन सेंस मीन्स मिनरल। हमारा इस डेफिनेशन में गुड्स क्या है? मिनरल है। अब इस डेफिनेशन का एक बिगर पिक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा। पहला रीज़न के बेस पे, मतलब अपन गेट का सिलेबस आप ओपन करिएगा, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, लेट्स से सरफेस इन्वायरमेंट, माइन वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड हैज़ार्ड्स, प्लानिंग का हो गया, मेथड हो गया, मशीनरी हो गई, सर्वेइंग हो गया, वो सब का रीज़न क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का भी जो मेन है वो ये डेफिनेशन बताता है। इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा, किसकी स्टडी करेगा? प्रोडक्शन की स्टडी करेगा। ओके, अब प्रोडक्शन वर्ड पे थोड़ा सा अपन इन डीप, क्या होगा, इन डीप थोड़ा सा देखते हैं। अब आपको प्रोडक्शन करना है कोल का।
सो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ओर का या कोल का लोकेशन क्या है, कितने अमाउंट में है और किस ग्रेड का ओर है। सो ये सारी चीज़ें अपन कहाँ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं माइन प्लानिंग में। ओके हाँ, और सर्विंग भी है, माइन प्लानिंग एंड सर्विंग। सेकंड थिंग, आपको पता चल गया कि और किस लोकेशन पे है, कितने अमाउंट पे है और किस ग्रेड का है। तो आप अब सेकंड चीज़ जो देखोगे कि आप उस और को कैसे इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें अपन कहाँ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं सेक्शन 4 में और सेक्शन 2 में। सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 4 में माइनिंग मेथड्स है और माइनिंग मशीनरी है। अच्छा, और सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में है माइन जियोलॉजी, माइन डेवलपमेंट एंड माइन सर्विंग। ठीक, ओके। नेक्स्ट चीज़, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो अपन का सेफ्टी है। अपन को सेफली एक्सट्रैक्ट करना है और को अपन को कम से कम या ना लॉस ऑफ लाइफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो सेफ्टी कंसिडरेशन या सेफ्टी फैक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए वी शुड नो कि रॉक कैसे बिहेव करेगा अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा नॉलेज अपन को कहाँ से मिलता है, अपन को मिलता है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 क्या है, जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसमें और जियो मैकेनिक्स और ग्राउंड कंट्रोल, ये टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं इसके। ओके, सो प्रोडक्शन जो है वो सिलेबस का इतना एस्पेक्ट्स जो है वो कवर करता है। अच्छा, एक एस्पेक्ट रह गया, वो है हेल्थ इफेक्ट्स का। कोई भी चीज़ अपन कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। सो सेम लाइज विद द माइनिंग इंडस्ट्री, इसमें वर्कर्स को बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 सरफेस इन्वॉल्वमेंट, माइन वेंटिलेशन एंड अंडरग्राउंड हैजार्ड्स है। ठीक है, आपने स्टडी कर लिया, अपन ने स्टडी क्या कर लिया, प्रोडक्शन स्टडी कर लिया। अब प्रोडक्शन में मतलब ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक, प्रोडक्शन के बाद जो सेकंड चीज़ है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि अपन और को इकोनॉमिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये सारी चीज़ें अपन कहाँ पढ़ते हैं, माइन सिस्टम इंजीनियरिंग में। ओके, और थर्ड चीज़ हो गया अपन का कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब जो और है वो कहाँ पे यूज़ होता। तो कोल तो अपन का पावर जनरेशन में यूज़ होता है, एंड और जो है वो अपन का मिनरल एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। अभी अभी मैंने ट्राई किया गेट के सिलेबस को इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से लिंक करने का। मतलब एक हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीज़न ड्रॉ करने का। क्योंकि जब अपन को रीज़न पता चल जाता है ना तो अपन कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेम अब यहाँ पास मैंने बोला था कि हर चीज़ के पीछे रीज़न देखो और उसके बाद उस काम को देखो। सो अब इसी को थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करूँगा। अब कोई भी चीज़ आप आज से पढ़ोगे तो आप 3 क्वेश्चन पहले पूछोगे, व्हाट, क्या है ये। सेकंड, व्हाई, क्यों है ये। ठीक है, पहला क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या है ये। दूसरा क्वेश्चन पूछना है, क्यों है ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछना है, हाउ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक
जो है अपन स्टार्ट करते हैं उस हिसाब से, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सी, अब ये टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पास अपने दिमाग में ये सोचना है कि ये टॉपिक हमें क्या बताना चाह रहा है, इस टॉपिक से हम क्या सीख सकते हैं। सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब मैंने अभी अभी बताया कुछ टाइम पहले कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब चेक करना। चेक क्या करना? प्रोडक्शन को चेक करना, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना और कंजम्पशन को चेक करना, ये तीन चीज़ें ही चेक करनी है, ठीक। अगर हम किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर जैसे आप अपनी माइंस का ही एनालिसिस कर रहे हो कि उसका प्रोडक्शन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है और कंजम्पशन कैसे कैसे हो रहा है उस कोल का, सी, तो अपन वो सारी स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को अपन बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल यानी हम स्मॉलर यूनिट में अपन चेक कर रहे हैं। अगर स्मॉल है तो बड़ा भी होगा। बड़ा मतलब क्या? बड़ा मतलब हो गया कंट्री। सो अगर हम पूरी कंट्री के लेवल पे हम एनालिसिस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ का हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ेंगे, जैसे कोल हो गया, पूरे इंडिया में कोल का कहाँ कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फिर उसको उसको एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक वाइज और एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है एनालिसिस का। सेकेंड चीज़ अपन चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है उस कोल का। थर्ड चीज़ अपन ये चेक करेंगे कंजम्पशन कहाँ कहाँ से हो रहा है, ठीक है, और कंजम्पशन में भी कितना पार्ट इंपोर्ट हो रहा है बाहर से। ये सारी चीज़ें अपन अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी को बोलेंगे अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हम बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम एक स्मॉलर यूनिट का स्टडी नहीं कर रहे हैं। सो सी, मैक्रो में जो ए आता है ना, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, और माइक्रो में जो आई है उसे अपन इंडिविजुअल कहते हैं। सी, मैंने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया कि ये क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ क्यों है ये भी मैंने आंसर दे ही दिया है, साथ में ही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये दो हम एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करेंगे कैसे? एनालिसिस करने के टूल्स हैं, और वो टूल्स क्या हैं? डिमांड एंड सप्लाई। सी, जब हम मैक्रो लेवल पे, सॉरी माइक्रो लेवल पे जब हम एनालाइज करेंगे, सो अपन के टूल्स क्या होंगे वहाँ पास? डिमांड एंड सप्लाई। सो नेक्स्ट चीज़ है हाउ। हाउ मतलब हम एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज करेंगे हम माइक्रो लेवल पे, जब हम एनालाइज करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे? डिमांड और सप्लाई। और जब हम मैक्रो लेवल पे यानी बड़े लेवल पे जब हम एनालाइज करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे? टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई, ठीक है। एक और की पॉइंट है यहाँ पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम माइक्रो लेवल पे यानी स्मॉलर लेवल पे जब हम कोई चीज़ एनालाइज करेंगे तो जो भी बड़े बड़े वेरिएबल्स होंगे उनको हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। और जब भी हम मैक्रो लेवल पे यानी बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे तो जो भी इंडिविजुअल यानी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं वो सारी चीज़ों को अपन कांस्टेंट मानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, द एसेंस ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का एसेंस क्या है? इकोनॉमी का एसेंस है सप्लाई, डिमांड, प्राइस एंड प्राइस इक्विलिब्रियम। मतलब सप्लाई, सप्लाई पे देखते हैं। सप्लाई क्या होता है? यानी सप्लाई मतलब इतना सा होता है कि आप गुड्स या सर्विसेज कितने अमाउंट में अवेलेबल हैं कस्टमर्स के पास, ठीक है। तो ये हो गया क्या? सप्लाई का डेफिनेशन शॉर्ट में। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि लॉ सप्लाई बोलता है कि हायर द प्राइस ऑफ गुड, यानी अगर कोई गुड्स है या कमोडिटी है उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी मार्केट में बढ़ जाती है। कैसे? 2 मिनट के लिए आप एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आपकी एक फैक्ट्री है लेट से, और उस फैक्ट्री में आप कंप्यूटर बना रहे हो। कंप्यूटर की प्राइसेस अचानक से बढ़ जाती है मार्केट में ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप अपनी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर दोगे और क्वांटिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करोगे मार्केट में ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओ, ठीक है। सो ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि हायर द प्राइस ऑफ गुड्स द हायर द क्वांटिटी सप्लाई टू द मार्केट। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ अपन देखते हैं डिमांड। डिमांड मतलब कि कस्टमर की डिज़ायर किसी भी प्राइस किसी भी गुड या कमोडिटी को ख़रीदने के लिए, ठीक। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें तो
और किसी भी कमोडिटी या गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो जो उसकी डिमांड है ना वो अपने आप घट जाएगी। यानी अगर पैसा मतलब किसी भी चीज़ का कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो कम लोग उस चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे। प्राइस एंड प्राइस इक्विलिब्रियम। अब देखिए, अगर सप्लाई बढ़ता है और डिमांड उसका घटता है तो प्राइस जो सीधी सी बात है फॉल हो जाएंगी। ठीक, अब सप्लाई घटता है और डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी। पर एक थर्ड केस भी है जहाँ पर सप्लाई और डिमांड इक्वल में होता है, मतलब सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, और इस स्टेट को अपन बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में है इकोनॉमी। मतलब इस स्टेट में हम बोलते हैं इकोनॉमी को कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। और इसी पे बेस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस और बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो अपन आगे देखेंगे जब कैश फ्लो एनालिसिस अपन करेंगे। इतना बेसिक्स अब ठीक है। अब अपन फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, माइन इकोनॉमिक्स के या मिनरल इकोनॉमिक्स के, मिनरल रिसोर्स क्लासिफिकेशन। ओके, मिनरल रिसोर्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, मिनरल, ठीक है, मिनरल जानते ही होंगे आप, मिनरल सभी जानते हैं मिनरल क्या होता है। ओके, रिसोर्स रिसोर्स रिफर्स टू ऑल, अच्छा देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है। रिसोर्स रिफर्स टू ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच हेल्प अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स। हर वो चीज़ जो हम अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं वही रिसोर्स है। देखो इंसान कितना मतलबी है, यहाँ से पता चल रहा है। यानी आपको देखो, ये एक पत्थर है और दूसरा पत्थर है, इसमें सोना है, गोल्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ है जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, जानवरों के लिए ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, पर इंसान इसको बोल देगा क्या, ये हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, और ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। मतलब क्या है कि दो चीज़ों में अपन यहाँ पास डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये भैया हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, रिसोर्स मतलब कि ये हमारे काम की चीज़ है, रिसोर्स मतलब काम की चीज़। ठीक, ओके। अब मिनरल रिसोर्स क्लासिफिकेशन यानी मिनरल वाले काम की चीज़ के हम क्या बना रहे हैं, क्लासेस बना रहे हैं। क्लासेस यानी उनको हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उनको अलग अलग ग्रुपों में अपन डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पास क्या बोल रहे हैं, मिनरल रिसोर्स। देखो, मिनरल रिसोर्स इज़ अ कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ मटेरियल ऑफ इंट्रिंसिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है कोई चीज़ जो इन है यानी अर्थ के अंदर है या ऊपर है, ऑन है, अंदर है, ऊपर है, अर्थ क्रस्ट के। इन सच, ऐसा, कैसा, कितना, इन सच फॉर्म, ऐसे फॉर्म पे है, ऐसी क्वांटिटी पे है, ऐसे क्वांटिटी पे है, दैट की वहाँ पे एक रीजनेबल हमारे पास रीज़न हो। रीज़न कौन सा रीज़न, प्रॉफिट वाला रीज़न, प्रोस्पेक्ट का। ठीक है, फॉर इवेंचुअल इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन। ठीक, ओके। अब मिनरल रिसोर्स को हम आगे और सब डिवाइड कर सकते हैं, यानी और तोड़ तोड़ के डिवाइड कर सकते हैं। कहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस, जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस, जैसे इन्फर्ड, इंडिकेटेड, मेजर्ड, इन्फर्ड। अच्छा, अब चलो देखो यहाँ पास कहानी देखो, यहाँ पास टुकड़ा है ज़मीन, 3 ज़मीन के टुकड़े हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पास मैं बोलता हूँ यहाँ पास शायद सोना है। ठीक है, यहाँ पास शायद सोना है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, शायद, शायद, शायद वर्ड यहाँ पास इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं दूसरे ज़मीन के टुकड़े में बोलूँ कि यहाँ पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है होने की। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मुझे ऐसा बहुत मुझे ऐसा प्रूफ मिल रहा है कि यहाँ पास हो सकता है। अब तीसरा कोई एक जियोलॉजिस्ट आके बोल दिया कि अरे यहाँ तो है ही है, एकदम 100% है ही है। ठीक, ये 3 चीज़ समझ में आई, बस ये भी समझ में आ गया। देखो, इन्फर्ड, इन्फर्ड यानी शायद है, इंडिकेटेड यानी ओके हाई चांस है कि है वहाँ पे। ठीक है, मेजर्ड यानी अरे एकदम कन्फर्म है। ठीक, अब देखो यहाँ पास डेफिनेशन देखो, इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स। ठीक है, ये पार्ट है मिनरल रिसोर्स का जो फॉर विच, देखो ये मिनरल रिसोर्स का यानी हम मिनरल वाले काम की चीज़ का वो पार्ट है, वो क्लास है जहाँ पास अपन को क्वांटिटी क्वालिटी और कंटेंट हम बहुत लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। और हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अपन के पास उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाए, क्योंकि क्यों नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लोकेशन
क्योंकि वो लिमिटेड और अनसर्टेन क्वांटिटी में थी, क्योंकि जो भी हमने डाटा लिया कहाँ से लिया भैया, आउटक्रॉप से लिया, ट्रेंच से लिया, ट्रेंच पिट से लिया, जहाँ पास काम चल रहा था वर्किंग, कोई भी ओल्ड वर्किंग वहाँ से लिया, ड्रिल होल से लिया, तो अनसर्टेन क्वांटिटी में थी, यानी जितना अपन को चाहिए था उतने क्वांटिटी में नहीं था पर था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शायद है। ठीक, ओके। इंडिकेटेड, इंडिकेटेड मतलब हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, हाई चांस है होने का। ठीक है, मैं चांस वर्ड यहाँ पास बोलता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर रिजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब कोई भी बीमारी होती है तो आप कब मानते हो, जब डॉक्टर आके बोल दे, उसके पहले तो नहीं मानोगे, मैं बोलूँगा तो बिल्कुल नहीं मानोगे। ठीक है, वैसे ही जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर मतलब कैसे, वो चीज़ों को, जैसे डॉक्टर होता है ना, वो सिम्टम्स को देख के बीमारी बता देता है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट एज अ, अगर आप जियोलॉजी पढ़ रहे हो तो एज अ जियोलॉजिस्ट आपको सिम्टम्स देखने हैं। सिम्टम्स मतलब क्या, अर्थ के आउट में क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स आपको देख के ये बताना है कि अंदर क्या हो सकता है। बस यही है उस जियोलॉजिस्ट का काम, और जियोलॉजिस्ट भी डॉक्टर होता है अर्थ का। ठीक है, आर इंडिकेटेड रिसोर्सेज दैट हैव अंडरगॉन इनफ फर्दर सैम्पलिंग दैट कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन जो एक जियोलॉजिस्ट होता है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ जो भी आपने यहाँ पास बताया है कि कितने कौन सा मेटल है, कितना ग्रेड है, टनेज कितना है, इतना इतना इतना, उसको इसने वेरीफाई कर दिया, तो ये क्या है, मेजर्ड मिनरल रिसोर्स है। ठीक, ओके। अब इसको याद कैसे करोगे, याद करने का ट्रिक है IIM, यानी इन्फर्ड, इंडिकेटेड एंड मेजर्ड। ठीक है, फाइन, ओके। नेक्स्ट चीज़ अपन बढ़ते हैं, मिनरल रिजर्व। मिनरल रिजर्व इज इकोनॉमिकली माइनेबल पार्ट ऑफ मेजर्ड मिनरल रिसोर्स एंड और इंडिकेटेड मिनरल रिसोर्स। अच्छा, रिजर्व है, मिनरल तो पता है, रिजर्व क्या होता है, रिसोर्स तो मैंने बता दिया, रिसोर्स तो मैंने बता दिया, हम रिजर्व क्या होता है, रिजर्व ये होता है, देखो, सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी नॉट नीडेड फॉर इमीडिएट यूज बट अवेलेबल इफ रिक्वायर्ड। मतलब कि कोई भी चीज़, हमारे काम की चीज़, ठीक है, कमोडिटी मतलब वही हमारे काम की चीज़ जो अभी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉट नीडेड, पर हमारे पास है, अवेलेबल है। स्टॉक क्या, स्टॉक मतलब क्या, अभी हमको ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूरत है, इसलिए हम स्टॉकिंग करते हैं ना। सो कोई भी कमोडिटी जो अभी हमको ज़रूरत नहीं है पर वो अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, दैट इज़ रिजर्व। ठीक है, सो मिनरल रिजर्व इज़ इकोनॉमिकली माइनेबल पार्ट ऑफ। अच्छा, हमारे काम की चीज़ कहाँ कहाँ से मिल सकती है भैया, इन्फर्ड में अपन को कंफर्म है ही नहीं, इन्फर्ड में हमको कंफर्म है ही नहीं कि है कि नहीं है। ठीक, वो शायद है, शायद वाला काम यहाँ पे चलता नहीं है। अब इंडिकेटेड, इंडिकेटेड और मेजर्ड का पार्ट होता है क्या, मिनरल रिजर्व। ठीक है, मिनरल रिजर्व इज इकोनॉमिकली माइनेबल पार्ट ऑफ मेजर्ड मिनरल रिसोर्स, यानी हम कितना प्रैक्टिकली उस चीज़ को माइनिंग कर सकते हैं, माइनिंग करके निकाल सकते हैं, वही है अपन का रिजर्व। ठीक है, रिसोर्स मतलब पूरा टोटल, रिसोर्स मतलब टोटल, और रिजर्व मतलब उस पर्टिकुलर, वो टोटल रिजर्व से उतना पार्ट जो अपन निकाल सकते हैं, सकते हैं इन सेंस में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको इकोनॉमिक है वो चीज़ निकालना या नहीं है, आपके पास यदि टेक्नोलॉजी है कि आप उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इतना कम ग्रेड में होता है यूरेनियम, तो वो अपन के पास बहुत कम ग्रेड में होता है यूरेनियम, तो वो चीज़ आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, तो दैट मैटर्स। ठीक है, तो ये मिनरल रिजर्व क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, रिसोर्स का एक सबसेट हो गया मिनरल रिजर्व। देखो, अब मिनरल रिजर्व जो होता है वो अपन और सब इसको सब डिवाइड कर सकते हैं और उसको और तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, प्रोबेबल मिनरल रिजर्व और प्रूव्ड मिनरल रिजर्व। यहाँ पास देखो और वर्ड का यूज़ किया है, प्रोबेबल मिनरल रिजर्व और प्रूव्ड मिनरल रिजर्व, यानी दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। ठीक, देखो प्रोबेबल में अपन का कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है, और प्रूव्ड में अपन का कॉन्फिडेंस जो होता है वो हाई होता है। बस खत्म, कि एक कॉन्फिडेंस मतलब क्या है कि इतना रिजर्व तो हमारे पास है ही है,
बिल्कुल है ही है, खतरा ही होगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रूव्ड मिनरल रिजर्व जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉन्फिडेंस कैटेगरी में आता है, सीधे से पता है ही है, तो हाईएस्ट कॉन्फिडेंस कैटेगरी। और हाईएस्ट कॉन्फिडेंस कैटेगरी क्यों, क्योंकि भैया ठीक है, अब यहाँ पास अपन मेन इतना मैंने बेसिक ड्रॉ कर दिया है। अब अपन यहाँ से चलते हैं क्लासिफिकेशन पे, जो मेन अपन का टॉपिक है। क्योंकि देखो, अगर मैं इतना नहीं बताता ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। ओके, सो